अपराधी चाहे अपने काम को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम दे दे, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ये अलग बात है कि किसी केस को सॉल्व करने में पुलिस वालों को भी थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन एक न एक दिन उस केस का खुलासा ज़रूर होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति की लगभग 1.5 साल पहले हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले जितने भी अपराधी थे बड़ी सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो हमने काम किया है अपने प्लान के तहत बिल्कुल परफेक्ट किया है, हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आखिरकार 1.5 सालों बाद इस केस का खुलासा होता है, और जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने जब पहुंचता है तो हर कोई सिर्फ एक ही जवाब देता है कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इससे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रीवा, और इसी रीवा ज़िले का एक थाना पड़ता है मऊगंज, और इसी मऊगंज थाने का एक गांव पड़ता है उमरी। बात कर रहा हूं मैं 25 अक्टूबर 2022 की। 25 अक्टूबर 2022 को उमरी गांव का ही एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। वो व्यक्ति हर सप्ताह 10वें दिन पे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था, लेकिन 25 अक्टूबर 2022 को जब वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि जंगल में किसी मनुष्य के शरीर के कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल देख के ही समझ जाता है कि इससे पिछली बार जब मैं आया था तो ये कंकाल यहाँ पे नहीं था, मतलब कि हाल ही फ़िलहाल में किसी ने यहाँ पे ला करके इसे फेंक गया है। वो व्यक्ति तुरंत ही इस बात की खबर अपने गांव के लोगों को देता है। गांव के लोग भी तमाम जंगल में जाकर पहुंचते हैं, और जब इस तरह के कंकाल को देखते हैं तुरंत ही इसकी खबर मऊ थाने पुलिस को देती है। मऊ थाना का पुलिस पूरा एक टीम लेकर के जंगल में पहुंचती है और उस कंकाल को अपने कब्जे में लेकर के और रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि यह कंकाल किसी पुरुष का है, किसी व्यक्ति का है, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष की है, जिसकी हत्या आज से लगभग 1 से 2 साल पहले कर दी गई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि इस व्यक्ति की पहले मौत हुई है, उसके बाद इसके शरीर से इसके सर और धड़ अलग अलग कर दिए गए हैं। जब इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस वाले के सामने कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। ना तो इसकी कोई नाम, ना कोई इसकी पहचान, ना ही कोई चेहरा। आखिर पुलिस वाले इस केस का इन्वेस्टिगेशन करे तो कैसे करे। फिलहाल मऊगंज थाने के पुलिस ने अज्ञात नामों पे धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके और इस केस का छानबीन करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों के पास सबसे पहले एक ये ज़रूरी था कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके से शिनाख्त किया जाए। जब तक इस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं होता है तब तक अपराधियों तक पहुंच पाना पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर पुलिस कई सारे टीम बना करके एरिया में तमाम लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करती है कि क्या 1 से 2 साल पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से दिखाई ना दिया हो या फिर कहीं गायब हो चुका हो। और आखिरकार पुलिस वालों की इस कोशिश में एक दिन कामयाबी मिलती है। उमरी गांव का ही एक व्यक्ति कहता है कि साहब, इस उमरी गांव में एक परिवार रहता था, लेकिन उस परिवार का एक सदस्य पिछले कई सालों से दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमने उनसे पूछताछ किया तो उसके घर के सदस्य बता रहे थे कि वो बाहर कहीं कमाने के लिए गया है, लेकिन हमें भी बड़ा अजीब सा लगता था कि वो व्यक्ति ना तो किसी के पास फ़ोन करता था और ना ही कभी घर वापस आया। और अचानक एक दिन ये पूरा परिवार अपनी कुछ यहाँ से प्रॉपर्टी बेच करके और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जा करके अपना घर खरीद करके और वहीं पर पूरा परिवार रहने लगा। जब पुलिस इस पूरे परिवार की डिटेल्स मांगती है तो पता चलता है कि उस परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है राम सुशील पाल। राम सुशील पाल जो एक शादीशुदा व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम है रंजना पाल, और राम सुशील पाल के 2 भाई भी हैं, जिसमें से एक का नाम है गुलाब पाल और दूसरे का नाम है अंजनी पाल। राम सुशील का एक चाचा भी है जिसका नाम है रामपति पाल। पर यह पूरा परिवार अब उमरी गांव को छोड़ करके और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जा कर के बस चुके थे। इस अंधेर केस में पुलिस वालों के पास मात्र एक यही क्लू था, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि साहब, इस पूरे परिवार के सदस्य में राम सुशील पाल का पिछले 1 सालों से कोई खबर नहीं है। जब हमने घर वालों से पूछा तो घर वाले कहते हैं, उसकी पत्नी कहती है कि वो बाहर कमाने के लिए गए हैं। लेकिन बड़ा ही अजीब लगता था कि राम सुशील पाल किसी भी व्यक्ति के पास ना तो कभी फ़ोन करता था और ना ही कभी घर वापस आया, और उसके आने से पहले ही ये लोग यहाँ से गाँव छोड़ करके और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जा बसे।
पुलिस तुरंत ही मिर्ज़ापुर का एड्रेस लेती है और अपने टीम को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में राम सुशील के घर पे भेजती है पता लगाने के लिए कि आखिरकार राम सुशील पाल है कहाँ पे। जब पुलिस उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पहुंचती है तो वहां पे उनकी मुलाकात राम सुशील की पत्नी रंजना पाल से होती है। पुलिस जब रंजना पाल से पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो रंजना पाल इस बार भी जवाब देती है कि वो बाहर कमाने के लिए गए हैं। लेकिन जब पुलिस को देखती है रंजना पाल तो उसके चेहरे पे काफ़ी खौफ दिखाई देता है, वो काफ़ी डर जाती है पुलिस वालों को देख करके। पुलिस कहती है रंजना पाल से कि तुम अपने पति राम सुशील पाल से हमें फ़ोन पे बात कराओ। लेकिन पुलिस जब इस तरह से सवाल करती है तो रंजना पाल एकदम से डर जाती है और कहती है कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को रंजना पाल के चेहरे को देख करके और उसके बॉडी के लैंग्वेज को देख करके ये साफ समझ में आ गया था कि रंजना पाल सब कुछ झूठ बोल रही थी। पुलिस वालों को लगा कि शायद रंजना पाल कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसी शक के आधार पर पुलिस तुरंत ही रंजना पाल को अपने कस्टडी में लेती है और मऊगंज थाने में लेकर के पहुंच जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिरकार तुम्हारा पति राम सुशील पाल है कहाँ पे। जब पुलिस उसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार रंजना पाल अपना सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब अपनी पूरी सच्चाई बताती है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। रंजना पाल बताती है कि उसके पति राम सुशील पाल की दूसरी शादी थी। राम सुशील पाल एक शादी पहले भी कर चुका था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद राम सुशील पाल ने दूसरी शादी रंजना पाल से करके अपने घर लेकर आया था। लगभग 2 सालों तक इनका ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा था। लेकिन 2 सालों के बाद अचानक रंजना पाल का उसके देवर गुलाब पाल से लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ इस तरीके से बढ़ जाती है कि ये दोनों अब बिल्कुल पति पत्नी के जैसे संबंध भी बनाने लगते हैं। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन इस बात की खबर राम सुशील पाल को पता चल जाती है। जब राम सुशील पाल को पता चलती है तो अपनी पत्नी को काफ़ी फटकार लगाता है, साथ ही अपने भाई को भी बहुत सारे उल्टे सीधे बात बोलता है और अपने चाचा रामपति पाल से इस बात की शिकायत भी करता है। और उसके बाद से रंजना पाल और गुलाब के बीच में दूरियां बन जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि इनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि राम सुशील पाल अब हर वक्त अपनी पत्नी रंजना पाल के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। लेकिन रंजना पाल और गुलाब पाल दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि ये दोनों अब एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते थे। इसीलिए इन दोनों ने मिल करके एक षड्यंत्र बनाया और इसमें सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रंजना पाल ने बनाया। रंजना पाल ने गुलाब से कहा कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ और हम फिर दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन गुलाब पाल कहता है कि भाई के रहते हुए हम शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन रंजना पाल एक बड़ा ही अजीब लालच देती है गुलाब पाल को। रंजना पाल कहती है कि अगर मैं अपने पति राम सुशील पाल को और तुम्हारे भाई को अगर इस दुनिया से हटा देते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। जब प्रॉपर्टी की बात सुनता है गुलाब पाल तो उसके अंदर भी लालच बैठ जाता है, वो भी तुरंत ही रंजना की बात मान लेता है। लेकिन गुलाब पाल इस षड्यंत्र में अपने भाई अंजनी पाल और अपने चाचा रामपति पाल को भी शामिल कर लेता है और उनको भी जब शामिल करता है तो इसी प्रॉपर्टी का लालच देता है। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन गुलाब पाल मार्केट से समोसे खरीद के लाता है और साथ ही में चूहे मारने की दवा भी खरीद के लाता है। और शाम के वक्त रंजना पाल उसी समोसे में चूहे मारने की दवा मिला करके अपने पति राम सुशील पाल को खिला देती है, जिसकी वजह से रात होते ही राम सुशील पाल की मौत हो जाती है। उसके बाद होता है राम सुशील पाल के बॉडी को हम ठिकाने कैसे लगाएं, और ठिकाने लगाने के लिए रंजना और गुलाब पाल और उसके चाचा और उसके भाई चारों ने मिल करके मार्केट से एक हथियार खरीद करके लाते हैं और फिर राम सुशील पाल के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और सर को धड़ से अलग करने के बाद उसके दोनों बॉडी के पार्ट्स को एक बोरी में बांध करके और अपने ही घर के एक कोठरी में भूसे का ढेर रखा गया था, उसी भूसे के ढेर में उस बोरी को ले जा करके छिपा देते हैं और लगभग 1.5 सालों तक उसी भूसे के ढेरी में उस बोरे को छिपा करके रखते हैं। लेकिन जब ये अपना पूरा काम अंजाम दे देते हैं, गांव के लोग पूछते हैं कि राम सुशील पाल की कहीं पता नहीं चली, वो दिखाई नहीं देता है, तो रंजना पाल कहती है कि वो बाहर कमाने के लिए गए हैं। और उसके बाद से ये लोग अपने ही षड्यंत्र के तहत इस यहाँ के अपने पैतृक ज़मीन को बेच करके और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जा करके प्रॉपर्टी खरीद करके वहाँ रहने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ से प्रॉपर्टी बेच करके जाने लगते हैं तो उस कोठरी में जो भूसे होता है उसको भी बेच देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस भूसे को खरीदता है वो निकालने के लिए जब तैयार होता है तो फिर इन्हें याद आता है रंजना पाल के पति का डेड बॉडी
बोरी में बंद करके उसी भूसे के ढेर में रखा गया था। लगभग 1.5 सालों के बाद जब उस बोरी को निकालते हैं ये लोग, तो उसमें सिर्फ राम सुशील पाल के शरीर का सिर्फ कंकाल होता है। इन्हें भी लगता है कि शायद अब इसकी कोई पहचान नहीं कर पाएगा और हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, और फिर गुलापाल उसके शरीर के कंकाल को ले जा करके जंगल में फेंक देता है। वाकई में दोस्तों, जब रंजना पाल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो रंजना के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही राम सुशील पाल के दोनों भाई और उसके चाचा को भी अपनी कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों लोगों को अपने कस्टडी में ले करके और इनके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात को फिर 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।